हेलो चैंपियंस, तो स्वागत है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के सेशन में। 5 क्वेश्चन कराऊंगा केमिस्ट्री के, लेकिन इस 5 क्वेश्चन से आप आइडिया लग जाएगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में दिमाग कैसे चलाना है। तो बिना किसी देरी के चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एमसीक्यू तरीके का है ना। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है लेकिन एमसीक्यू सेक्शन में पूछा गया है। कंसीडर द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द फॉलोइंग मेटल एंड द करेक्ट ऑब्जर्वेशन इज। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच देखो, घुमा के पूछा है। आपको बहुत सारे मेटल दे दिए और अगर इन सभी मेटल्स का 1 by 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो इसमें से करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगा। अब यहां आपको यह सोचना है कि एक बार एल्यूमिनियम का रिएक्शन HCl से हुआ, एक बार कॉपर का रिएक्शन, एक बार आयरन का रिएक्शन, एक बार मैग्नीशियम का, एक बार जिंक का। तो क्या आपको सबका प्रोडक्ट याद है? प्रोडक्ट याद नहीं है लेकिन जनरल रिएक्शन तो याद है ना, और उस जनरल रिएक्शन से आप कर ले जाओगे, है ना। और इसीलिए देखो घुमा कर पूछा है, डायरेक्ट नहीं पूछा। तो हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि जब भी किसी मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, है ना। लेकिन यहां ये बात ध्यान देने वाली है कि मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या सारे मेटल बराबर रफ्तार से रिएक्शन करेंगे? क्या सबका जो रिएक्शन का जो रेट है वो एक जैसा होगा? नहीं। जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है वो ज्यादा रफ्तार से ज्यादा विगरस रिएक्शन करेगा, है ना। और कुछ ऐसे मेटल भी हैं जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। हाइड्रोजन कहां प्रेजेंट है? एसिड में। हमारा एसिड कौन सा है? HCl, और HCl में हाइड्रोजन है। तो ऐसे मेटल जो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव हैं वो तो बिल्कुल रिएक्शन नहीं करेंगे। तो हम पढ़ते तो ये हैं लेकिन हमें इस तरीके से भी सोचना चाहिए कि क्या हर मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट हाइड्रोजन गैस बनाएगा? नहीं। कुछ मेटल रिएक्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो रिएक्ट करेंगे उसमें से भी कुछ ज्यादा रफ्तार से रिएक्ट करेंगे, कुछ कम रिएक्शन, मतलब कम रिएक्शन रेट होगा, यानी कुछ धीरे धीरे रिएक्ट करेंगे, और कुछ रिएक्ट ही नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमें सोचना बहुत जरूरी है ना। तो अब आप भी बताइए आपको कौन कौन से मेटल दिए थे? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक। अगर इन तीनों को रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हम कंपेयर करें तो मैग्नीशियम है, हाँ मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है, कौन कौन सा है? फिर आयरन है, कॉपर है, जिंक है। आयरन है, कॉपर है, जिंक है। क्लियर? तो पहली चीज तो हमें यह सोचनी है कि कॉपर का तो रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या है? कम है। तो यानी अगर कॉपर का रिएक्शन कराए HCl के साथ तो कॉपर में ताकत नहीं है कि वो हाइड्रोजन को क्या कर पाए? डिस्प्लेस कर पाए। तो कॉपर के साथ रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन सबसे ज्यादा रिएक्शन अगर होगा तो सबसे तेज रफ्तार के साथ किसके साथ होगा? जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, यानी मैग्नीशियम के साथ। बाकी रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ भी होगा, जिंक के साथ भी होगा, आयरन के साथ भी होगा, लेकिन सबसे तेज रफ्तार से रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ होगा, और कॉपर के साथ तो रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगा। अब आ जाओ ऑप्शन पे। मोस्ट विगरस रिएक्शन विथ एल्यूमिनियम, क्या ये बात सही है? गलत। क्योंकि सबसे विगरस रिएक्शन होगा सबसे जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल इनमें मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के साथ होगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मोस्ट विगरस रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, हाँ, एंड नो रिएक्शन विथ आयरन, यहां गलत हो गया। आयरन के साथ तो रिएक्शन होगा ना, क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी तो हाइड्रोजन से ज्यादा है। गलत। मोस्ट विगरस रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, हाँ, एंड नो रिएक्शन विथ कॉपर, जी हाँ, कॉपर के साथ रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा विगरस रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ होगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल मैग्नीशियम है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। डी, मोस्ट विगरस रिएक्शन विथ जिंक एंड नो रिएक्शन विथ कॉपर, तो सबसे तेजी से रिएक्शन जिंक के साथ होगा, ये गलत हो गया। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। तो इसके लिए इसका मतलब रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, नहीं तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज याद करके ही जाना। और बताए एक चीज और बता रहा हूं, एग्जाम हॉल में जैसे आपको आंसर शीट मिले और लिखने को अलाउ हो जाए, तुरंत रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि ताजा ताजा याद है, तुरंत कहीं कॉपी के लास्ट पेज पे, आपके आंसर शीट के लास्ट पेज पे रिएक्टिविटी सीरीज लिख देना। लिखने से क्या होगा, इन केस अगर दिमाग में भूल गया तो आपका लिखा हुआ है, क्योंकि आप याद करके सुबह सुबह पढ़ के गए थे, आपने आंसर शीट पे लिख दिया, तो अगर भूल भी जाओगे तो वहां से चेक कर सकते हो। ऐसा मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में किया था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए हाइड्रोकार्बन हैविंग 1 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो इनमें से वो कार्बन कंपाउंड, वो हाइड्रोकार्बन कौन सा है जिसके पास एक सिंगल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। इसके लिए क्या करोगे, क्या हम रट के बैठे हैं क्या सब में बॉन्ड कितना होता है, नहीं, रटा तो जा नहीं सकता। तो बॉन्ड को हमें काउंट करने के लिए अगर आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स पता करने हैं तो आप जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, कार्बन स्केलेटन स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, तब तक नहीं पता चलेगा, है ना। तो चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। बॉन्ड अगर काउंट करना है स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो क्या बोला है, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड। तो बन गया ये, हाँ सर बन गया। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, तो इसके एक बॉन्ड तो हो गए, तो बाकी जगह क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन, ठीक है। इसके 4 हो गए, 3 इधर 1 इधर, 4 हो गए, तो यहां मुझे हाइड्रोजन नहीं जोड़ना है। इसके 3 है तो केवल हाइड्रोजन कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 कार्बन है तो C3 और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा C3H4, है ना। C3H4 मतलब 1 2 3 प्रोपाइन, क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्या प्रोपाइन ऑप्शन में है, हाँ है, क्लियर। तो याद रखना एग्जाम में अगर आपको बॉन्ड्स काउंट करने को कहे, अगर आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करने को कहे तो बिना स्ट्रक्चर बनाए आप कर नहीं पाओगे। तो स्ट्रक्चर बनाना, कार्बन स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। और एग्जाम में बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, इसका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। तो आपके एनसीईआरटी में बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर बनाकर एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, आपको 4 मेटल सैंपल दिए, है ना, A, B, C, D, और चारों को 1 बाय 1 आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट में हम ऐड कर रहे हैं और जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इस बेसिस पर आपसे सवाल पूछा है ना। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा या नहीं होगा, वो जो सीक्वेंस है वो आपको अप्लाई करना है और आप तभी आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो यहां से अब आंसर कैसे, जैसे पहला क्वेश्चन है विच इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल और सबसे कम रिएक्टिव मेटल इन चारों में कैसे पता लगाएंगे। तो बच्चों पहले आप ये देखो कि सोल्यूशन कौन सा है। सोल्यूशन है आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इन सोल्यूशन में जो मेटल है उनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद फिर क्या आएगा आपका, जिंक, जिंक के बाद आयरन, आयरन के बाद कॉपर, है ना। देखो एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, बात समझ में आ गई, क्लियर। इसको मैं लिख लेता हूं, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, क्लियर। अब जो 4 मेटल के सैंपल हैं उनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव, तो सीरीज बनाना पड़ेगा मुझे। अब आप बताओ कि क्या कोई ऐसा इन चारों में है जो एल्यूमिनियम को भी डिस्प्लेस कर दे। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि इन चारों मेटल की रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम से कम है, इसीलिए जब इन चारों को हम एल्यूमिनियम में डाल रहे हैं तो एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए नो रिएक्शन लिखा है। यानी इन चारों की रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम से तो कम है, ठीक है, ओके। फिर एल्यूमिनियम के बाद कौन आता है, जिंक। इन चारों में जिंक को कौन डिस्प्लेस कर पा रहा है, जिंक को डिस्प्लेस करने वाला एक ही है, वो कौन है, बी, है ना। यानी कि जिंक को भी डिस्प्लेस कर दे रहा है, यानी ये जिंक से भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो हो गया बी। तो यानी कि 4 में केवल एक अकेला है जो जिंक को डिस्प्लेस कर पा रहा है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल तो ये था, इसको तो किसी ने नहीं किया, तो अब जिंक से कंपेयर करेंगे तो जिंक को डिस्प्लेस करने वाला केवल बी है, यानी कि हमारा जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल अब हमको दिख गया वो बी है। जिंक के बाद अगला रिएक्टिव मेटल कौन है, आयरन। आयरन को कौन डिस्प्लेस कर पा रहा है, बी के अलावा अब आयरन को डिस्प्लेस कर पा रहा है सी, यानी मेरा अगला रिएक्टिव मेटल जो है वो सी हो गया, ठीक है। और फिर आयरन के बाद कौन है, आयरन के बाद है कॉपर। कॉपर को कौन डिस्प्लेस कर पा रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर पा रहा है कौन, ए, तो सी के बाद हो जाएगा ए। और जो कॉपर को भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, डी,
यानी वो कॉपर से भी कम रिएक्टिव है। तो सबसे कम रिएक्टिव मेटल मुझे पता चल गया डी। तो ये हमें सीरीज मिल गई, लेकिन ये तभी आप बता पाओगे जब आपको सीरीज याद होगा। अब मुझे पहला क्वेश्चन जो पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल क्या होगा, डी। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ये लिखना पड़ेगा, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो मैंने डिकोड कैसे किया पता चला। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड इफ सी इज एडेड टू ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर हम सी को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो हमने सी को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो सी ने किसको डिस्प्लेस किया था। अगर सी आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है तो सी कॉपर को भी डिस्प्लेस कर सकता है। तो कर सकता है, इसका मतलब सी कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां आपका क्या हो जाएगा, यहां आपका जो सी मेटल है वो सल्फेट के साथ बना लेगा कंपाउंड और कॉपर अलग हो जाएगा। तो मेटल सी विल डिस्प्लेस copper from copper sulfate solution, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अरेंज द मेटल ए बी सी डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो हमने अरेंज तो पहले ही कर लिया था, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बी, सबसे कम रिएक्टिव डी। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो जाएगी, सबसे ज़्यादा कौन था, बी सी ए डी। बी सबसे ज़्यादा, उससे कम सी, उससे कम ए, उससे कम डी। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा सबसे कम। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, राइट द केमिकल नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड हैविंग 2 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल एंड बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ फंक्शनल ग्रुप OH। यानी कि कार्बन का ऐसा कंपाउंड जिसमें कितने हैं कार्बन, 2 कार्बन है, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH। तो 2 कार्बन वाला ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप OH है। अरे तो सिंपल है, इथेनॉल है ना, इथेनॉल है कि नहीं, जी हाँ सर इथेनॉल है। इथेनॉल में फॉर्मूला अगर आप लिखोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH। 2 कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, अल्कोहल। ठीक है, ये तो पता चल गया। अब व्हाट हैपेंस व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट विद द फॉलोइंग, गिव केमिकल रिएक्शन एंड नेम ऑफ द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ईच केस। तो अगर हम इस इथेनॉल का कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे 443 केल्विन पे तो क्या होगा। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, इथेनॉल में से पानी अलग कर देगा और बन जाएगा इथीन। तो यहां जो मेन प्रोडक्ट है वो बनेगा इथीन, और जो पानी अलग हुआ था वो यहां लिख देंगे। तो अगर पूछा जाए कि यहां H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर कि अगर इथेनॉल का कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन पे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, इथीन बनेगा, क्योंकि पानी अलग हो जाएगा। दूसरा क्या बोला था, इथेनोइक एसिड के साथ अगर इथेनॉल का रिएक्शन करा दे तो क्या होगा। तो इथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH, और इसका रिएक्शन हमने इथेनॉल के साथ करा दिया। तो यहां क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है इसको हटा दो, और ये जो कार्बन की चेन है इतना चेन लाकर यहां जोड़ दो। ठीक है, तो CH3COO CH2CH3, CH3COO CH2CH3, और ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है COO, इस फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं ईस्टर। तो इसका मतलब इथेनॉल का इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा आपका फ्रूट स्मेल वाला ईस्टर बनेगा, और यहाँ का OH और ये H अलग होकर बन जाएगा पानी। तो इसी रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन भी कहते हैं।
ये रहा आपके सेकंड का आंसर। फिर क्या बोला था कि अगर हम इथेनॉल का रिएक्शन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ करेंगे तो क्या होगा। अब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एल्कलाइन KMnO4 के साथ करो गरम करके या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गरम करो, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और बन जाएगा इथेनोइक एसिड। क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो दो याद रखना, एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये आपका थर्ड का आंसर आ गया। फोर्थ पूछा था कि अगर इथेनॉल का रिएक्शन हम सोडियम के साथ कराएंगे तो क्या होगा। सिंपल है, सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे इथेनॉल का, तो ये बताओ इथेनॉल में क्या है, हाइड्रोजन है और सोडियम मेटल है। सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है कि हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी सीरीज में बताओ। सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम उड़कर आएगा, हाइड्रोजन को हटा देगा और यहाँ खुद बैठ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2O Na, और इसी को कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड। और हाइड्रोजन जो अलग हुआ था वो गैस के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, तो यहाँ जो मेन प्रोडक्ट बनेगा सोडियम इथॉक्साइड बनेगा। ठीक है, तो ये था आपका इस क्वेश्चन के चारों रिएक्शन। डन। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन दे रहा हूं। दो सब्सटेंस है A और B, दोनों को एयर में जलाया गया। जब A को जलाया गया तो A का जो राख है, एशेज, उसको हमने कलेक्ट करके उसमें पानी डाल दिया और एक सोल्यूशन बन गया X। जबकि जो B है, B का जो धुआं है, फ्यूम, उसको हमने पास किया वाटर से और हमें जो सोल्यूशन मिल गया वो Y। यानी A को जलाकर हमने जो सोल्यूशन बनाया वो X बनाया, A को जलाकर जो इसका एशेस था उसको पानी के साथ मिलाकर हमने जो सोल्यूशन तैयार किया वो सोल्यूशन था आपका X। और B को जलाकर जो इसके धुआं था उसको हमने पानी के साथ मिक्स करा, तो हमारा जो सोल्यूशन बन गया वो सोल्यूशन बन गया Y। ठीक है, बोथ द सोल्यूशन X एंड Y आर देन टेस्टेड विथ pH पेपर। और फिर हमने दोनों सोल्यूशन को, सोल्यूशन X को, सोल्यूशन Y को हमने क्या किया, pH पेपर पे टेस्ट किया। अब pH पेपर अलग अलग pH की वैल्यू पर अलग अलग कलर देता है। ये रहा pH पेपर, अलग अलग pH की वैल्यू पर, ये देखो, अलग अलग pH की वैल्यू पर अलग अलग कलर मिलता है। तो ये कलर आपको दिमाग में याद होना चाहिए, और यही है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। घुमा कर आपसे ये वाला पूछ लिया। तो अब आपको देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ X गिव्स लाइट ब्लू कलर, अगर X आपका लाइट ब्लू कलर देता है और Y ऑरेंज कलर देता है, ठीक है, pH पेपर पे, तो राइट द नेचर एंड रेंज ऑफ pH ऑफ X एंड Y। तो अगर X आपका लाइट ब्लू कलर दे रहा है तो X का नेचर और उसका रेंज क्या होगा। अब देखो, तो बिना ये वाला जो डायग्राम है इसके बिना आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, कभी नहीं दे पाओगे। तो लाइट ब्लू, तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर या pH स्केल होता है उसमें लाइट ब्लू किसे मानेंगे, तो लाइट ब्लू मानेंगे हम इसे, ये रहा लाइट ब्लू। तो X ने क्या दिया था, X ने आपका लाइट ब्लू कलर दिया था, X ने लाइट ब्लू दिया था। तो लाइट ब्लू इसका मतलब इसका pH क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 7 पे तो ग्रीन है और लाइट ब्लू मतलब 7 से ज़्यादा। तो इसका मतलब X का जो नेचर है, X का नेचर कैसा होगा, X का जो नेचर होगा वो पक्का बेसिक होगा, क्योंकि लाइट ब्लू दे रहा है। और इसकी pH की रेंज कितना होगा, मतलब लमसम बताना है, रेंज बताना है। तो लाइट ब्लू कलर मतलब लगभग 10 के आसपास हुआ। तो आप बता सकते हो 10 से 11 भी बोलोगे तो भी सही है, 9 से 10 बोलोगे तो भी सही है ना। ये लगभग आपका pH का रेंज आ गया। ठीक है, डन। अब जो दूसरा Y है, Y के साथ क्या हुआ, Y ने जो कलर दिया वो क्या दिया, ऑरेंज कलर। तो फिर Y का नेचर और pH की रेंज बताना है। अब ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज कलर
ये रहा ऑरेंज कलर, है ना, ये रेड, ये ऑरेंज, ये येलो ऑरेंज, येलोइश। तो ऑरेंज कलर मतलब लगभग पीएच की रेंज कितनी होगी 1 से 2, और नेचर क्या होगा एसिडिक। तो वाई का जो नेचर होगा, वाई का जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि वाई ने जो यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच पेपर पे जो कलर दिया है वो ऑरेंज दिया है। तो ऑरेंज का मतलब अब आपने पढ़ा है, तो ऑरेंज का मतलब लगभग पीएच कितना होगा 1 से 2, और पीएच का 1 से 2 होना मतलब एसिडिक। पीएच रेंज कितना लिख दूं 1 से 2, ठीक है। तो ये तो पहले पार्ट का आंसर आ गया, देखा कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा है। फिर विच वन ऑफ द टू ए एंड बी इज ए मेटल, जस्टिफाई योर आंसर। इन दोनों में कौन मेटल है, एक्स और ये जो ए और बी है इनमें मेटल कौन है। तो मेटल वो होगा, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, हाँ बेसिक नेचर के होते हैं। तो इन दोनों में बेसिक नेचर किसका है, किस सोल्यूशन का, जो एक्स सोल्यूशन है उसका नेचर बेसिक है। और एक्स सोल्यूशन कैसे तैयार हुआ था, एक्स सोल्यूशन तब तैयार हुआ था जब हमने ए सब्सटेंस को जलाया था और उसकी राख को पानी में मिलाया था, है ना। तो इसका मतलब ए जरूर रहा होगा मेटल। तो मेटल को हमने जलाया तो क्या मिला, मेटल का ऑक्साइड, और उस मेटल के ऑक्साइड को जब हमने पानी में मिलाया तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, तो जो सोल्यूशन बना वो बेसिक नेचर का हो गया, और इसीलिए पीएच स्केल पर इसने क्या दिया, लाइट ब्लू कलर। तो इसका मतलब हमारा जो सब्सटेंस ए है वो मेटल है, और इसीलिए उसने क्या किया, उसने जलाने पर मेटल ऑक्साइड दिया, और उस मेटल ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर जो सोल्यूशन बना वो बेसिक बना, क्योंकि मेटल ऑक्साइड का जो सोल्यूशन होता है वो बेसिक होता है। क्लियर। तो यहां हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। तो ऐसे आपको कंसेप्ट अगर याद हो तो कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करके, कंसेप्ट का यूज करके आपको आंसर अंदर से सोच समझ के निकालना है ना। तो आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप इसी तरह कंसेप्ट को पढ़कर शांत मन से अगर क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करेंगे तो हर क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो याद करना, साइंस में कंसेप्ट इज द किंग।